फिजियोलॉजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसमें फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग अभी तक हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ा है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड की फिजियोलॉजी किस तरीके की होती है। स्पाइनल कॉर्ड देखिए दो चीज़ है, एक तो आप क्लियर कर लीजिए कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी से जो एक पूरा कॉलम खड़ा होता है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अगर ये रीढ़ की हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के एक पूरा हमारा रीढ़ का हड्डी का पूरा श्रृंखला तैयार होता है, उसको अगर हमें सूचित करना है तो हम उसे वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। और उसके अंदर जो ब्रेन से पाया माटा, ड्यूरा माटा और एरेक्नोइड माटर का जो झिल्ली नुमा प्रवर्ग नीचे तक आया है, उस रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होते हुए नीचे तक, उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो कभी आप लोग स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। स्पाइनल कॉर्ड कहने का मतलब ही है कि वो ब्रेन का नस वाला पार्ट है जो नीचे तक आया है, और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हड्डी से बना हुआ पार्ट है, जो हड्डी का ऊपर से लेकर नीचे तक की श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है, उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रल कॉलम कहा जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको अगर हिंदी में कहना हो तो हम लोग उसे स्पाइनल कॉर्ड का हिंदी नाम चलिए आगे मैं बताता हूँ। तो हम यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। तो कहता है कि द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सबसे लंबा और सिलेंड्रिकल होता है, मतलब सिलेंडर के आकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ऊपर से सस्पेंडेड रहता है, लटका रहता है। इसके चारों तरफ जो अगर ये सस्पेंडेड है स्पाइनल कॉर्ड, तो इसके चारों तरफ झिल्लियाँ होती हैं जो ड्यूरा माटा, एरेक्नोइड माटा और पैरा माटा थे, और इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी रहता है। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा हमने पढ़ा था, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा ही कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के रूप में नीचे वर्टिब्रल कॉलम में। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके और फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक ये सस्पेंडेड रहता है। अगर एक एडल्ट में इसकी लंबाई नापी जाए तो 45 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है। और जो हमारी लिटिल फिंगर है, ये कानी उंगली है, इसकी मोटाई की ये ऐसे सस्पेंडेड रहती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ऐसा। हमें जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेना होता है तो जनरली उसे हम L1 वर्टिब्रा के बाद लेते हैं, L2, L3, मतलब L2 के बाद ही L3, L4, L5 के रीजन में लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हम पंक्चर करेंगे तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड पंक्चर होने के चांसेस बहुत कम हैं।
कि स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व का गुच्छा है वो तो L1 पे आके ही ख़त्म हो जाता है। क्रेनियल नर्व को अगर छोड़ दिया जाए तो स्पाइनल कॉर्ड ही वह सहारा है, वह नर्वस टिश्यू है जो कि लिंक की तरह काम करता है ब्रेन और हमारे बाकी के शरीर में। जो भी नसें दिमाग से शरीर के विभिन्न अंगों को सप्लाई करने के लिए नीचे उतरती हैं, वो सब स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही नीचे आती है। उचित स्तर पे वे स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के वे नसें बाहर की तरफ निकल जाती हैं और जिस अंग को सप्लाई करना होता है वहाँ चली जाती है। इसी तरीके से जितनी भी सेंसरी नर्व्स हैं, संवेदी न्यूरॉन्स हैं, वो अंगों से जो भी संवेदना लेनी है उसे लेके और स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करती है और फिर उसी के सहारे से ऊपर ब्रेन के जिस हिस्से तक संवेदना पहुंचानी होती है पहुंचाती है। स्पाइनल कॉर्ड की कुछ गतिविधियां जो होती हैं, कुछ कार्य, वो ब्रेन से स्वतंत्र होता है, मतलब पूरी तरीके से ब्रेन के अधीन नहीं होता है स्पाइनल कॉर्ड हमारा। और स्पाइनल कॉर्ड भी अपने लेवल पर कुछ कार्य करने में सक्षम होता है, जैसे कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को सुचारू रूप से करने के लिए बहुत सारे न्यूरॉन कनेक्शंस होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच स्पाइनल कॉर्ड के लेवल। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इनकम्प्लीट रूप से, अपूर्ण रूप से दो भाग में विभाजित होता है। आगे के तरफ और पीछे के तरफ। अगर एक स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो अगर स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे क्रॉस सेक्शन काटा जाए, अगर स्पाइनल कॉर्ड ऐसे क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो ऐसा देखा जाएगा कि सेंटर में ग्रे मैटर है और वाइट मैटर बाहर की तरफ न्यूरोग्लिया द्वारा सपोर्टेड होता है। अगर एक स्पाइनल कॉर्ड को किसी लेवल पे अगर कट किया जाए तो इस तरीके का पिक्चर में दिखाई देगा। ये बाहर की तरफ वाइट मैटर है, अंदर की तरफ ग्रे मैटर है। ये निकलने वाली नस जो बाहर निकल रही है वो है और ये आने वाली सेंसरी नर्व्स हैं। पिछले पिक्चर में आपने देखा होगा कि जो ग्रे मैटर का अरेंजमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो एच शेप का होता है, जिसमें कि 2 पोस्टीरियर, 2 एंटीरियर और 2 लैटरल कॉलम होते हैं।
ग्रे मैटर का वह हिस्सा जो कि ट्रांसवर्सली सिचुएटेड होता है, उसे हम लोग ट्रांसवर्स कमिश्योर करते हैं, और यहीं पे बीचों बीच सेंट्रल कैनाल जो होती है वो गुजरती होती है। सेंट्रल कैनाल के अंदर जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है, जो दिमाग के फोर्थ वेंट्रिकल से ये स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच लट आती है, नीचे तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड एंड कर जाता है L1 पे, लेकिन जो ये सेंट्रल कैनाल है वो नीचे तक जाती है, उसी को हम लोग पियर्स करके छेद करके जो है CSF निकालते हैं। ग्रे मैटर का जो पोस्टीरियर कॉलम होता है वो उन न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से बना होता है जो कि सेंसरी इम्पल्सेस लेके आती हैं बॉडी के पेरिफेरल पार्ट से। नर्व फाइबर, इन सेल्स के जो नर्व फाइबर होते हैं वो वाइट कॉर्ड के वाइट मैटर के निर्माण में मदद करते हैं और सेंसरी इम्पल्सेस को ब्रेन की तरफ ले जाने का कार्य करता है। तो हमने देखा कि पोस्टीरियर कॉलम और एंटीरियर कॉलम की बात अगर की जाए ग्रे मैटर के एंटीरियर कॉलम तो एंटीरियर वाइट कॉलम जो होता है वो लोअर मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडी से मिलकर बना होता है, जो कि अपर मोटर न्यूरॉन्स के संवेदनाओं द्वारा उत्तेजित होती हैं या कनेक्टर न्यूरॉन के सेल बॉडीज के साथ लिंक होती हैं। अब हम स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर की बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड का जो वाइट मैटर होता है वो 3 ट्रैक्ट में अरेंज होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। ये ट्रैक्ट्स जो है सेंसरी नर्व फाइबर्स की बनी होती हैं जो कि ब्रेन तक संवेदनाओं को ले जाने का कार्य करते हैं। साथ ही मोटर नर्व फाइबर्स की बनी होती हैं जो कि ब्रेन से संवेदना को नीचे ले आती हैं, और करेक्टर न्यूरॉन्स जो कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का कार्य करते हैं। उससे ये वाइट मैटर बना होता है। इसमें जो भी ट्रैक्ट होता है उसका नाम वो जहाँ से ओरिजिन हुआ है और जहाँ उसे पहुँचना है उसी आधार पर इसका नाम दिया जाता है। जैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वो है जो थैलमस से उत्पन्न हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुआ और थैलमस तक जाएगा, उसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कहा जाएगा। इसी तरीके से जो ब्रेन के कॉर्टेक्स से उत्पन्न होकर स्पाइनल कॉर्ड तक जो ट्रैक्ट आती है उसको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है।
अब हम बात करेंगे सेंसरी नर्व ट्रैक्ट की, जिन्हें हम एफेरेंट AFFERENT एफेरेंट या एसेंडिंग ट्रैक्ट भी कहते हैं। दो मुख्य सोर्सेज हैं जहाँ से कि सेंसेशन ट्रांसमिट होकर ब्रेन तक जाता है वाया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक संवेदना पहुँचने का कार्य दो मुख्य अंगों से होता है। एक तो हमारा स्किन और दूसरा हमारे टेंडन, मसल और जॉइंट्स। स्किन के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्यूटेनियस रिसेप्टर्स कहते हैं। ये दर्द देने पे गरम, ठंडा, टच, प्रेशर, इन चीज़ों से संवेदना इसमें होती है। नर्व इम्पल्स जो यहाँ से जनरेट हुआ वो 3 न्यूरॉन्स के द्वारा हमारे सेरिब्रम के मतलब सेरिब्रल कार्टेक्स के अपोजिट साइड के हेमिस्फीयर का जो सेरिब्रल कार्टेक्स है उस तक पहुँचता है, जहाँ की इस संवेदना के जगह का निर्धारण होता है। जो क्रॉसिंग होता है, मतलब अगर ये दाहिने उंगली में संवेदना या चींटी काटने की संवेदना है तो यहाँ से जो नर्व ऐसे जाएगा ये स्पाइनल कॉर्ड में आके या तो यहीं पे ये क्रॉस कर जाएगा, मतलब राइट वाला लेफ्ट में आ गया, या ऊपर आने के बाद मेडुला के लेवल में पहुँचेगा जब तो यहाँ पे क्रॉस करेगा। इसी तरीके से टेंडन्स में, मसल्स में और जॉइंट्स में जो नर्व एंडिंग होती है उन्हें प्रोप्रियो रिसेप्टर्स कहा जाता है और ये स्ट्रेचिंग से स्टिमुलेट होती है। जब भी हम लोग हाथ पैर अपना सिकोड़ते हैं, फैलाते हैं तो उससे ये स्टिमुलेट होती है। आँख और कान के साथ, कान से पहुँचने वाली संवेदनाओं के साथ इनसे जो संवेदना पहुंचती है ये तीनों मिल के हमारे बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। टेंडन, मसल और जॉइंट से निकलने वाली जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनका 2 गंतव्य होता है। या तो 3 न्यूरॉन सिस्टम के द्वारा ये इम्पल्सेस अपोजिट हेमिस्फीयर के सेरिब्रम तक जाती हैं, या 2 न्यूरॉन सिस्टम के द्वारा ये नर्व इम्पल्सेस जो है वो सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेम साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर तक जाती हैं। तो ये था हमारा सेंसरी नर्व ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे मोटर नर्व ट्रैक्ट की। मोटर नर्व ट्रैक्ट हम उनको कहते हैं जो इनको एफरेंट या डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। जो संवेदना स्किन या मसल, टेंडन और जॉइंट के द्वारा जो संवेदना गई, उस संवेदना का जो जवाब आया है कि अब उस संवेदना के लिए हमें करना क्या है, वो जवाब मोटर नर्व ट्रैक्ट के द्वारा आएगा। जो भी नर्व कोशिकाएं जो संवेदना ब्रेन से लेके अंगों तक जाती हैं उन्हें हम मोटर न्यूरॉन या इफरेंट EFFERENT इफरेंट या डिसेंडिंग न्यूरॉन्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन का जो स्टिमुलेशन है, उत्तेजना है, वो परिणत तभी होता है जब किसी स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो या स्मूथ मसल, कार्डियक मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो, या किसी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीशन हो, स्राव हो। ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
अब हम लोग वॉलंटरी मसल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसी मसल्स जिनमें मूवमेंट हमारी इच्छा के अनुसार होता है उन्हें हम वॉलंटरी मसल कहते हैं। तो वॉलंटरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। इसका मतलब हुआ कि उसको ये हाथ है, इसको सिकोड़ने का जो संवेदना है वो हमारे सेरिब्रम में वो विचार गया, और सेरिब्रम से जो मोटर ट्रैक्ट आ रहा है इस हाथ को सप्लाई करने वाला, जैसे ही विचार गया कि हाथ मोड़िए, संवेदना दे दिया और हमने अपना हाथ मोड़ लिया। तो ये इसका सेंटर जो है सेरिब्रम में होता है। इसके साथ कुछ और भी नर्व इम्पल्सेस स्केलेटल मसल मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, जो कि मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम और सेरिबलम से उत्तेजित होती हैं। ये इनसे जो मोटर ट्रैक्ट के द्वारा जो मसल का उत्तेजना होता है वो इनवॉलंटरी एक्शन के अंतर आता है। ये हमारे मसल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती है, सहयोग करती है। जैसे कि लिखते हुए हाथ ना कांपे, कोई काम करना तो हाथ ना कांपे, उसमें मदद करती है। दिमाग से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जो नर्व का इम्पल्स आता है वो बंडल्स में आता है, जिसे हम लोग नर्व फाइबर्स या ट्रैक्ट्स कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। मोटर पाथवे जो ब्रेन से मसल तक पहुंचता है वो 2 न्यूरॉन सिस्टम का होता है, और इसमें अलग अलग ट्रैक्ट होते हैं, जिसे हम लोग पिरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं। वैसी मोटर फाइबर्स जो कि इंटरनल कैप्सूल के द्वारा हो के गुजरती हैं और वॉलंटरी मसल्स में संवेदना पहुंचाती हैं, स्केलेटल मसल्स में, उन्हें हम लोग पिरामिडल ट्रैक्ट करते हैं। और वैसी मोटर फाइबर जो इंटरनल कैप्सूल से हो के नहीं गुजरती है और उसका कनेक्शन ब्रेन के बेसल अलग सेरिब्रम के अलावा बेसल न्यूक्लियस और थैलेमस के साथ होता है, उसे हम लोग एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट करते हैं। मतलब वो ट्रैक्ट जो जिसका ओरिजिनेशन हमारे सेरिब्रम में हुआ और इंटरनल कैप्सूल से होकर गुजर रहा है, उसे हम लोग पिरामिडल ट्रैक्ट करते हैं। इसका दूसरा नाम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी होता है। और जिस मोटर नर्व का ओरिजिन सेरिब्रम के अलावा कहीं दूसरे बेसल न्यूक्लियस या थैलेमस से होता है, उसे हम लोग एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन जो है इसकी सेल बॉडी सेरिब्रम के प्री सेंट्रल सल्कस एरिया में इसकी सेल बॉडी रहती है। और इस अपर मोटर न्यूरॉन के जो एक्सॉन है वो इंटरनल कैप्सूल से होते हुए पास करते हैं, पॉन्स और मेडुला से तक जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में ये लैटरल कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ वाइट मैटर का निर्माण करते हैं, और लास्ट में ये फाइबर टर्मिनेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं जाके सेल बॉडी ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन्स। लोअर मोटर न्यूरॉन के जो सेल बॉडी होती हैं उनसे जाके मिल जाते हैं ग्रे मैटर के एंटीरियर कॉलम में, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के एंटीरियर कॉलम में जाके ये मिल जाते हैं।
अपर मोटर न्यूरॉन की जो ये एक्सॉन्स होती हैं, ये पिरामिडल ट्रैक्ट का निर्माण करती हैं और यही मेडुला ऑब्लोंगाटा में क्रिस क्रॉस करती हैं, करते हुए पिरामिड का निर्माण करती हैं। अब लोअर मोटर न्यूरॉन जो होता है उसकी सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के एंटीरियर हॉर्न्स में उपस्थित होती हैं और इनके एक्सॉन जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के एंटीरियर रूट के द्वारा निकलते हैं और इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के द्वारा ये बाहर निकलते हैं। मसल एंड पर पहुंच के ये इनके एक्सॉन जो है वो ब्रांचेस में, एक्सॉन अलग अलग ब्रांचेस बना लेते हैं, शाखाएं बना लेते हैं, जिनमें से छोटी छोटी फाइबर्स निकली होती हैं। इन्हें हम लोग मोटर एंड प्लेट कहते हैं, जो कि मसल फाइबर के क्लोज एसोसिएशन में होता है। मोटर एंड प्लेट, प्रत्येक नर्व का जो मोटर एंड प्लेट होता है और मसल फाइबर जिसे ये सप्लाई कर रहे हैं, इसे कंबाइंड रूप से हम लोग मोटर यूनिट कहते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नर्व इम्पल्स को क्रॉस करने में मदद करता है मसल फाइबर के एंड पे, उसे हम लोग एसिटाइल कोलिन कहते हैं। मोटर यूनिट्स जो होती हैं वो पूरा एक मोटर यूनिट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मसल का कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि एक साथ कितनी मोटर यूनिट्स एक्शन में हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन्स को फाइनल कॉमन पाथवे भी कहा जाता है, नर्व इम्पल्सेस को स्केलेटल मसल तक पहुंचने के लिए। लोअर मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है वो अपर मोटर न्यूरॉन के द्वारा प्रभावित होती है। तो ये तो हम पढ़ रहे थे वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, मोटर नर्व ट्रैक्ट के अंदर हम लोग वॉलेंट्री मसल मूवमेंट पढ़ रहे थे। अब इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट कैसे होता है, इसे पढ़ा जाए। तो इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट के लिए जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं उनकी सेल बॉडीज सेरिब्रम के नीचे मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होती है। ये मसल एक्टिविटी को प्रभावित करती हैं, शरीर के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने में और स्केलेटल मसल के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने में और मसल के टोन को कंट्रोल करने में। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की अगर बात की जाए तो ये फिगर आप देखेंगे एक सिंपल स्पाइनल रिफ्लेक्स को शो कर रहा है। ये एक स्किन का एंड है जहाँ सेंसरी नर्व एंडिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ से अगर किसी ने टच किया तो ये संवेदना इस सेंसरी नर्व फाइबर के द्वारा ब्रेन तक
स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच रहा है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से ही ये इसका संवेदना का इंटरप्रिटेशन करके मोटर न्यूरॉन जो यहाँ से आ रहा है, मिक्स्ड नर्व जो आ रही है, उसको उत्तेजित किया जा रहा है मोटर नर्व एंड प्लेट तक, और फिर वहाँ से जो हाथ पैर हटाना है उसको हटवाया जा रहा है। इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। इस तरीके से हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे और पढ़िए, अभी पिक्चर्स का सहारा लीजिए। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा टफ है, लेकिन जब इसे पिक्चर्स के द्वारा आप समझ के पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। धन्यवाद।